Hello students, welcome to my channel. My name is Shruti Avasti and today we will be discussing about MCQs and assertion reasoning of matter in our surrounding, which is chapter 1 of class 9th. इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाने लग गए हैं अब स्कूल्स में. ये 1 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं और MCQs तो आपको पता ही है. अब असर्शन रीजनिंग और ऐड हो गए हैं. असर्शन रीजनिंग में थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग हमें करनी पड़ती है. हमें चैप्टर के डीपली हमें थोड़ा सोचना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंगली हमें उसका आंसर देना पड़ता है. उसमें ऑप्शंस होते हैं, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में. और मैंने 3 वीडियोस बना रखी हैं जिसमें मैंने चैप्टर को डिटेल में समझा रखा है, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं. एंड उसके बाद एक मैंने क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो अपलोड करी थी, दैट ऑल्सो यू कैन चेक आउट. And I hope you like this video, and if you do, please don't forget to like, share and subscribe. So अब बिना कोई टाइम वेस्ट करे तो हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो कि है केमिकली ड्राई आइस को हम क्या बोलते हैं. तो ड्राई आइस केमिकली कार्बन डाइऑक्साइड होता है. सॉलिड में वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में होता है, और जब हम उसको एयर के कांटेक्ट में लाते हैं तो वो ऐसे धुएं की तरह से निकलता है. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? सॉलिड CO2. ओके, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. तो केमिकली ड्राई आइस को हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सब्लाइम्स ऑन हीटिंग. कि इनमें से कौन सी चीज़ है जो सब्लिमेशन करती है. सब्लाइम्स मीन सब्लिमेशन प्रोसेस करती है जब हम उसको हीट करते हैं. तो जो आयोडीन है वो अपना कलर चेंज कर लेती है. ठीक है, जो कैम्फर है वो ही जब हम हीट करते हैं तो वो सीधा सॉलिड से सीधा गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है. ओके, और जो नेप्थलीन बॉल्स हैं वो वाटर वेपर की फॉर्म ले लेते हैं, तो वो भी एक तरह से सब्लिमेशन नहीं हुआ. ठीक है, वो सब्लिमेशन क्या प्रोसेस होता है, एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि सब्लिमेशन क्या होता है. कि जब कोई भी सब्सटेंस सॉलिड से सीधा डायरेक्ट गैसेस फॉर्म में आता है विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन. ओके, सो इसका आंसर है बी पार्ट, जिसमें ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है अगर हम हीट करते हैं कैम्फर को. तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ड्यूरिंग समर वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट बिकम्स कूल बिकॉज ऑफ द फिनोमिना. तो जब हम गर्मियों में, आपने देखा होगा आप अपने घरों में भी क्या मटके के अंदर पानी रखते हैं, जो मिट्टी का मटका होता है उसके अंदर पानी रखा जाता है, उसमें बड़ा ठंडा रहता है पानी. तो ऐसा क्यों होता है? कौन सा ऐसा फिनोमिना उसमें काम कर रहा है? इवेपोरेशन काम कर रही है. राइट, इवेपोरेशन की वजह से क्या हो रहा है, जो बाहर के जो भी पार्टिकल्स बाहर की तरफ आते हैं वो क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो सरफेस होता है अर्दन पॉट का उसको ठंडा कर देते हैं. तो अंदर का पानी जो होता है वो भी ठंडा रहता है. राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज द प्रॉपर्टी टू फ्लो इज अ यूनिक टू फ्लूइड्स. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. कि मतलब जो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो अलग है फ्लूइड से. तो इसमें बताना है कौन सी चीज़ करेक्ट है, कौन सी बात हम करेक्ट बोल रहे हैं. ओनली गैसेस बिहेव लाइक फ्लूइड्स. क्या सिर्फ जो गैसेस होती हैं वही फ्लूइड की तरह बिहेव करती है? तो नहीं, ऐसा तो नहीं है. लिक्विड जो पानी होता है वो भी तो हमारा फ्लूइड होता है. राइट, वो भी तो फैल जाता है. तो नहीं, ये तो नहीं हुआ. फिर बी पार्ट पे आते हैं, गैसेस एंड सॉलिड बिहेव लाइक फ्लूइड्स. क्या जो गैस होती है और जो सॉलिड्स होती हैं वो फ्लूइड जैसे बिहेव करते हैं? सॉलिड कोई फ्लूइड जैसे बिहेव करता है? सॉलिड बहता रहता है क्या? हमारी टेबल चेयर क्या बहती रहती है? तो नहीं, तो बी भी नहीं है. फिर हम सी पार्ट पे आते हैं कि गैसेस एंड लिक्विड्स बिहेव लाइक फ्लूइड्स. क्या गैसेस और लिक्विड्स फ्लूइड्स की तरह बिहेव करती हैं? तो यस, जो गैसेस होती है और जो लिक्विड्स होती है वो दोनों ही फ्लो करती हैं, और वो फ्लूइड का एक नेचर है. ओके, एंड डी पे भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज ओनली लिक्विड्स आर फ्लूइड. कि क्या सिर्फ लिक्विड्स ही फ्लूइड्स होते हैं? तो ऐसा तो नहीं है, गैसेस भी फ्लूइड्स होती हैं. क्यों? क्योंकि वो भी फ्लो करती है, और फ्लूइड्स जो भी होते हैं वो फ्लो करते हैं. तो गैसेस एंड लिक्विड्स बोथ बिहेव लाइक फ्लूइड्स, क्योंकि वो दोनों फ्लो करते हैं. राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, which of the following is correct order in interparticle space present between them. कि आपस में पार्टिकल्स के बीच में कितना डिस्टेंस रहता है, उसके अकॉर्डिंग हमें सही ऑर्डर बताना है.
तो हमारा बी पार्ट इसमें सही हो गया कि सबसे कम सॉलिड्स में रहता है पार्टिकल स्पेस, फिर उससे ज़्यादा लिक्विड में और सबसे ज़्यादा गैसेस में। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो सॉलिड्स के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है बहुत कम होता है, वो टाइटली पैक्ड रहते हैं, राइट। और जो लिक्विड्स होते हैं वो थोड़ा लूजली पैक्ड होते हैं, और जो गैसेस होती है पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन होता है वो बिल्कुल वीक होता है, वो फ्रीली फ्लोइंग होते हैं, कहीं पे भी जाते हैं कहीं पे भी आते हैं। ओके, so moving on to next question, that is which of the following substances possess maximum compressibility, कि सबसे ज़्यादा हम कौन सी चीज़ को कंप्रेस कर सकते हैं, कौन सी चीज़ को सबसे ज़्यादा हम दबा सकते हैं। तो कार्डबोर्ड को तो नहीं दबा सकते, ना वूल को दबा सकते, क्योंकि ये दोनों तो क्या है, सॉलिड्स हैं। सी जो है कि वाटर को क्या हम कंप्रेस कर सकते हैं, कंप्रेस करके क्या बना लोगे, कंप्रेस करके वो आइस बन जाएगा, सब उससे ज़्यादा तो कंप्रेस नहीं हो पाएगा ना। तो सबसे ज़्यादा हम एयर को कंप्रेस कर सकते हैं। इसका एग्जांपल्स भी मैं दे देती हूँ, जैसे कि कंप्रेस नेचुरल गैस, एलपीजी, ये सब क्या है, एयर है, पर उनको सिलेंडर्स में काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर से कंप्रेस करके बंद करा जाता है, तो वो लिक्विड की फॉर्म में बन जाती है, और जब हम रिलीज़ करते हैं तो वो गैस की फॉर्म में रिलीज़ होती है, right. Then moving on to next question, that is compressed natural gas is used a fuel for, जो compressed natural gas होती है वो हम फ्यूल की तरह हम कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो सिर्फ कुकिंग में तो इस्तेमाल नहीं करते हैं, कुकिंग और व्हीकल्स में भी करते हैं, जो कई सारी ऐसे अब तो इलेक्ट्रिक कार्स भी आ गई हैं, पर जब इलेक्ट्रिक कार्स नहीं आई थी तो इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए हम कौन सी कार्स यूज़ कर रहे थे, सीएनजी यूज़ कर रहे थे। इवन अभी भी हम काफ़ी ज़्यादा सीएनजी को प्रमोट करते हैं, यूज़ करते हैं, राइट। तो कुकिंग और व्हीकल्स में हमारी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है वो यूज़ होती है। ओके, बोरवेल्स में तो कोई कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का कोई काम नहीं है, और ना ही कंस्ट्रक्शन में, है ना। कंस्ट्रक्शन में तुम क्या गैस से करा लोगे, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज स्मेल ऑफ सब्सटेंस कैन बी फेल्ट बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ हाई स्पीड एंड लार्ज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। तो ये तो सही बात है, जो स्मेल होती है सब्सटेंस की वो हमें इसी वजह से फील होती है क्योंकि एयर की प्रॉपर्टी है, उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस रहता है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या हो रहा है, किस चीज़ के पार्टिकल्स का डिफ्यूजन हो रहा है, जैसे कुछ घर में खाना बना तो उसके जो पार्टिकल्स निकले, उसके अरोमा जो निकला वो हमारी नॉर्मल एयर के पार्टिकल्स के साथ क्या हो गया, डिफ्यूज़ हो गया, मिक्स हो गया। तो जैसे ही मिक्स हुआ तो उसमें हमें एयर में अरोमा आने लग जाती है फूड की। तो वो क्या, ये कौन सा प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, राइट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस इज ड्यू टू, जो प्रेशर होता है गैस एक्सर्ट करती है कोई भी सरफेस पे, कोई भी, जैसे अगर कंटेनर में उसको बंद करके रख दें या वो ऐसी फ्री जैसे फ्लो कर रही है तो वॉल्स पे वो एक्सर्ट कर रही है प्रेशर, तो ये किसकी वजह से होता है, ये क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर फोर्स होती है। हम कौन सी वो होती है, काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है पार्टिकल्स के अंदर, जिससे वो फोर्स लगा रहे होते हैं कोई भी सरफेस पर, लाइक वॉल हो सकती है, कंटेनर की वॉल्स हो सकती हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है। ओके, बी पार्ट हाई स्पीड्स ऑफ पार्टिकल, तो हाई पार्टिकल की हाई स्पीड से कोई मतलब नहीं होता। वैसे हाई स्पीड तब होती है जब हम टेम्परेचर को राइज कर देते हैं, ओके, तो वो बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करने लग जाते हैं, वाइब्रेट करने लग जाते हैं। एंड नेक्स्ट इज C is compressibility of particles and D is large distance between the particles। तो ये नहीं होगा, सिर्फ only A part होगा, that is force exerted by the particles on the wall of the container। तो फोर्स प्रेशर जो है एक्सर्ट होता है गैस से, क्यों, क्योंकि फोर्स वो लगा रहे होते हैं पार्टिकल्स, ठीक है, वॉल्स पर कंटेनर की। अब मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फिनोमेना वुड इंक्रीज ऑन राइजिंग द टेम्परेचर, कि जब हम टेम्परेचर को राइज कर देते हैं तो कौन कौन से फिनोमेना होते हैं। तो डिफ्यूजन में भी क्या हो रहा है, जो एयर के पार्टिकल्स में दूसरे एयर के पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, तो डिफ्यूज हो रहे हैं, तो हो सकता है हाँ हो रहा हो। फिर नेक्स्ट इज इवेपोरेशन, इवेपोरेशन में तो होता ही है, जब इवेपोरेशन होता ही क्यों है, जब हाई टेम्परेचर होता है, ड्यू टू हाई टेम्परेचर सबसे ज़्यादा इवेपोरेशन होता है
ठीक है, इवेपोरेशन हो गया। देन कंप्रेशन ऑफ गैसेस, तो जब हम कंप्रेस करते हैं गैसेस को तो गैसेस का जो टेम्परेचर होता है वो राइज हो जाता है। ओके, सो इसलिए ए पार्ट सही है, तीनों ही पार्ट इसमें सही हो गए कि डिफ्यूजन भी सही है, इवेपोरेशन भी सही है और कंप्रेशन ऑफ गैसेस भी ठीक है। बी पार्ट में सॉल्युबिलिटी आ रही है, इवेपोरेशन कंप्रेशन सही है बट सॉल्युबिलिटी आ गई, तो हमने घोलना तो है नहीं कोई चीज़ को, राइट। डी सी पार्ट पे आते हैं, इवेपोरेशन डिफ्यूजन दोनों सही है। एक्सपेंशन ऑफ गैसेस को एक्सपैंड कर देंगे तो फ्री हो जाएंगी, ठीक है, वो इधर उधर घूमने लग जाएंगी, तो एक्सपेंशन ऑफ गैसेस नहीं होगा। ओके, डी में सॉल्युबिलिटी अगेन आ गया तो इसलिए ए भी कैंसिल हो गया, सिर्फ ए पार्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, दैट इज इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर लीड्स टू अ डैश इफेक्ट। तो जब इवेपोरेशन होती है लिक्विड की कोई भी रूम टेम्परेचर पे तो कौन सा इफेक्ट होता है वहाँ पर, ठंडा हो जाता है, वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट होता है। ओके, अब जैसे एक एग्जांपल बहुत ज़्यादा कॉमन है कि जब हॉट सनी डे होता है और टेरेस के ऊपर जब पानी फेंकते हैं लोग तो और थोड़ी देर बाद जो छत होती है आपकी, जो टेरेस होती है वो ठंडी हो जाती है, तो क्यों होता है, दैट इज़ द फिनोमेना ऑफ इवेपोरेशन हुआ। जो वहाँ के आपके सराउंडिंग के जो पार्टिकल्स थे उन्होंने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया पार्टिकल्स ने, और जो टेरेस था उसको ठंडा कर दिया, राइट। ऐसे ही हमारा एक एसीटोन का होता है कि हम जब, या नेल पॉलिश रिमूवर का होता है, जब हम अपने पाम पे उसको लेते हैं तो वो इवेपोरेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो हैंड में और जो हमारे आसपास सराउंडिंग में जो पार्टिकल्स होते हैं वो हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारा हैंड का सरफेस ठंडा हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस करते हैं कुछ। ओके, सो अब ये क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग इवेपोरेशन लिक्विड्स द टेम्परेचर रिमेन्स अनअफेक्टेड। तो क्या ऐसा होता है कि जब इवेपोरेशन होता है लिक्विड का तो जो टेम्परेचर होता है वो अनअफेक्टेड रहता है, टेम्परेचर को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता? ऐसा तो नहीं होता, टेम्परेचर तो क्या हो जाता है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। अभी जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि जब हम पाम पे एसीटोन या नेल पॉलिश रिमूवर डालते हैं तो हमारा पाम ठंडा फील करने लगता है। क्यों? क्योंकि जो टेम्परेचर हुआ वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, टेम्परेचर कम हो गया, तभी तो ठंडा लगा। टेरेस पे जब हमने पानी डाला, जब पानी इवेपोरेट हो गया, टेरेस ठंडा हो गया, तो क्या हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। जब ठंड होती है तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है ना, और जब गर्मी होती है टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो ये बोल रहे हैं कि इवेपोरेशन जब होता है लिक्विड का तो टेम्परेचर पे कोई भी चेंज नहीं होता, तो ऐसा नहीं, जब इवेपोरेशन होता है तो जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ओके, तो इफेक्ट होता है वो, तो असर्शन तो गलत हो गया। अब रीजन पढ़ लेते हैं एक बार। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। की जो काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। ये बात बिल्कुल सही है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, उल्टा काम करते हैं ये। तो डी इज करेक्ट कि ए जो है गलत है और आर जो है हमारा वो ट्रू है, वो सही बात कह रहा है भाई, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें असर्शन क्या कह रहा है कि ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। कि ह्यूमिडिटी उसे कहते हैं कि जो भी हमारे सराउंडिंग्स में, जो भी हमारे आसपास एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। बिल्कुल सही बात है ये तो, ठीक है। अब रीजन पे आते हैं कि इवेपोरेशन बिकम फास्टर एट लोअर टेम्परेचर। कि इवेपोरेशन जो होता है वो फास्ट होता है जब टेम्परेचर कम होता है। जब ठंडक होती है तो इवेपोरेशन कम होता है? नहीं, ये तो सही गलत बात है। जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तब बहुत ज़्यादा क्या होती है, फास्ट होती है इवेपोरेशन। ठीक है, ठंडक में इवेपोरेशन कम होती है और जब गर्मियाँ होती है तो इवेपोरेशन ज़्यादा होती है। ओके, तो इसमें सी पार्ट बिल्कुल सही है कि ए पार्ट हमारा सही है, असर्शन सही बोल रहा है और रीज़न जो है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दैट इज द टर्म
vapor is used to represent the gaseous state of a substance that is otherwise liquid at room temperature. कि जो वेपर होता है वो सिर्फ गैसेस स्टेट को रिप्रेजेंट करता है. हाँ, ये बात तो ठीक है, क्योंकि जो वेपर है वो किससे बना होता है? गैस से बना होता है. गैस जो होती है वेपर से बनी हुई होती है. तो ये बात तो बिल्कुल सही हो गई. अब रीजन क्या बोल रहा है कि इट इज प्रॉपर टू रिग्रेड द गैसेस स्टेट टू अमोनिया एज वेपर. तो ये बोल रहा है क्या अमोनिया भी वेपर होती है गैसेस स्टेट में? नहीं. एक तो इन्होंने असर्शन में क्या बोला है कि लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, राइट. तो जो अमोनिया होती है वो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे, तो उसको हम वेपर्स की फॉर्म में नहीं लेते हैं. ओके तो इसीलिए जो असर्शन है वो हमारा ठीक है कि जो वेपर्स होते हैं उसको हम गैसेस स्टेट में रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, अगर वो गैसेस स्टेट में नहीं है तो वो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे. अब रीजन में क्या बोल रहा है कि जो सिर्फ अमोनिया को वो कह रहा है कि सिर्फ अमोनिया गैसेस स्टेट में वेपर की फॉर्म में होती है, तो नहीं. ठीक है, और भी तो बहुत सारी गैसेस है जो वेपर की फॉर्म में होती है, राइट. तो इसीलिए इसका सी पार्ट इसका बिल्कुल ठीक है, मतलब कि असर्शन सही है और रीजन जो है उन्होंने गलत दे रखा है. ओके अब हम अपने नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं. 15 क्वेश्चन क्या है कि असर्शन पढ़ते हैं. दैट इज गैसेस आर कंप्रेसिबल बट लिक्विड्स आर नॉट. जो गैसेस होती है वो कंप्रेसिबल होती है बट लिक्विड नहीं होती. हाँ, ये सही बात है. जो गैस है उसको हम कैसे बहुत तेज हाई प्रेशर करके उसको बंद करके सिलेंडर में ले आते हैं ना, लिक्विड्स को थोड़ी कर सकते हैं. ठीक है, अब रीजन पे आते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स आर डिफरेंट. जो स्ट्रक्चर होता है गैसेस का और लिक्विड्स का वो डिफरेंट होता है. हाँ, तो ये सही बात है. जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं वो अलग तरह से बिहेव कर रहे होते हैं और जो लिक्विड्स के पार्टिकल होते हैं वो अलग तरीके से बिहेव करते हैं. तो डिफरेंस होता है स्ट्रक्चर में गैसेस और लिक्विड्स दोनों के. तो बिल्कुल सही बात है. तो मतलब कि दोनों ए और आर असर्शन और रीजन दोनों सही है, विच इज ए पार्ट. ए आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है कि आर जो है वो भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की. ठीक है. Thanks for watching, and if you like this video then please don't forget to like, share and subscribe and comment down below. Thank you.